Hello everyone, good morning in the class of SMDT Physics. Today we will discuss about semi-imperial mass formula अर्थात सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र. ठीक है, देखिए इसको पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में इस सेमी इंपीरियल फॉर्मूले को पढ़ लिया है. ठीक है, और ये भी देखा है कि सेमी इंपीरियल फॉर्मूला होता है क्या और वह किन किन कारकों पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो देखिए अपन बात करें सिंपल कि नाभिक की यदि कंप्लीट मास की बात करें, थोड़ा सा अपन पीछे से पढ़ेंगे और आज अपन इसको कंप्लीट क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. एग्जाम के हिसाब से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है. ठीक है, तो देखिए अपन बात करें सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूले पे, तो अपन जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो अब टोटल जो मैं मास की बात करूँ कोई भी न्यूक्लियस की, तो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन. अब मान लीजिए कि 5 प्रोटॉन है तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, अब न्यूट्रॉन कितना होता है उसकी संख्या से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का जो मास आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता. अब ऐसा क्यों नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे क्या किए गए थे, रीजन दिए गए थे. ठीक है, और इन रीजन को किसके आधार पर दिया गया था, एनर्जी के आधार पर, बंधन ऊर्जा के आधार पर. ठीक है, तो ये बंधन ऊर्जाएं भी अलग अलग क्या करती है, डिपेंड करती है. ठीक है, तो इन सबको पढ़ने से पहले वापस अपन थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले की. ठीक है, तो देखिए जेड का मतलब किसकी संख्या, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या. क्यों, क्योंकि जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर. ठीक है, देखिए काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज रहता है जेड और एन की संख्या कैसे निकाले, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, जेड मतलब प्रोटॉन की संख्या, जेड एक्स ए कहीं पे लिखा हो, जेड एक्स ए कहीं पर लिखा हो, ऐसे एक्स कई जगह आप देखते होंगे और ऊपर लिख देता है ए, तो जेड का मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या. ए क्या है, ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या. तो बताओ यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में से मैं प्रोटॉन की संख्या घटा दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में प्रोटॉन की संख्या घटा दूं, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी ना कंप्लीट में से. तो a माइनस जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या आ गई, मल्टीप्लाई किससे हो गया, mn से. अब माइनस ई बी का मतलब ये कुछ ऐसा है कि इस तरफ यदि 40 है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 45 माइनस समथिंग, मतलब कुछ कम आ रहा है ना. तो अब ये कम कैसे हो गया, मतलब टोटल जो मास है उससे कम कैसे हो गया, तो इसका रीजन दिया गया किससे, बंधन ऊर्जा के आधार पर अर्थात बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर, और इसके भी अलग अलग क्या बना दिए गए, पार्ट्स बना दिए गए. ठीक है, तो ई बी मतलब बहुत से कारक पे क्या करती है, डिपेंड करती है. तो सबसे पहला कौन सा रहता था, कल देखा था हमने, ई बी मतलब एनर्जी किसकी, वॉल्यूम की एनर्जी अर्थात आयतन ऊर्जा. फिर ई बी डिपेंड करती है पृष्ठीय ऊर्जा, फिर डिपेंड करती है कूलाम ऊर्जा, फिर वो संतृप्तता पे, और फिर युग्मन पे. तो आज इसको अपन कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि भी कैसे कैसे डिपेंड करती है. तो सबसे पहले अपन बात करें ईवी की अर्थात आयतन ऊर्जा की. तो आयतन ऊर्जा का मतलब समझिए, आयतन ऊर्जा का मतलब एक आयतन में आयतन बढ़ेगा तो एनर्जी पे क्या डिपेंड होगी, और आयतन घटेगा तो उसकी युग्मन ऊर्जा वो किस हिसाब से इफेक्ट होगी. तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए अर्थात नंबर ऑफ बॉन्ड्स. प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, न्यूक्लियॉन्स की संख्या के. इसका मतलब बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट. इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा एटम्स होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बने, क्योंकि बी बाई ए क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया ना. तो इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं बात करूँ संतृप्तता की, तो संतृप्तता कहती क्या है, संतृप्तता नाभिक के लिए यह कहती है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है ना, वो केवल इनके साथ ही बॉन्ड बनाएगा, इसको इन वाले पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे जितना भी न्यूक्लियॉन की संख्या बढ़े, बट बी बाई ए का मान क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. ये कब बढ़ सकता है, जब आयतन बढ़े, क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, नए पार्टिकल आ जाएंगे. ये आयतन बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, नए पार्टिकल आ जाएंगे. जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा उस कंडीशन में क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब यदि ईवी मतलब वॉल्यूम के लिए मैं बात करूं, तो जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो ईवी का मान भी बढ़ेगा. तो अपन कह सकते हैं कि ईवी जस्ट प्रोपोर्शनल हो गया किससे, ए के. अब आप वापस क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि अभी तो सर आपने कहा कि न्यूक्लियॉन की संख्या भी डिपेंड नहीं करेगा, पर कहने का मतलब ये है कि आयतन बढ़ेगा तो न्यूक्लियॉन अपने आप बढ़ेंगे, और न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो ये बॉन्ड भी बढ़ेंगे ना. तो दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो बंधन ऊर्जा होगी
वो जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी। इसका मतलब समानुपाती का यदि चिन्ह हटाएं तो अपन को क्या मिल जाएगा, ए वी। समझना ये सारे सब में सेम चलेंगे, ठीक है। वॉल्यूम के लिए तो ए वी और सरफेस के लिए तो ए एस, एसिमेट्री है तो इसके लिए ए ए, ये सारे सेम चलेंगे सबके लिए, ठीक है। तो जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटा हमें क्या मिल गया, ईवी, और ईवी का मान कितना हो गया, ए वी इंटू ए, जहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया पहला, आयतन ऊर्जा कैसे इफेक्ट करती है किसको, बंधन ऊर्जा को। उसके बाद अब अपन पढ़ते हैं पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि इसके चारों तरफ जो पृष्ठ बनेगा उसकी वजह से जो बंधन ऊर्जा वो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इसको अपन एक वापस एक टॉपिक से समझते हैं इसी से, कि मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ये सबसे बंधा हुआ है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये भी इन अंदर वालों से बंधा हुआ है, लेकिन जो सरफेस पे है, सरफेस पे कौन कौन से है, सरफेस पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या है सरफेस पे, बट इनको कौन बांधेगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, मतलब डिले हो जाएंगे। अब जब ये डिले हो जाएंगे तो होगा क्या, फिर ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, नाभिक को स्थायी नहीं करेंगे, अस्थायी करेंगे। दैट मीन्स कि ये जब लूज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये फिर मोशन करेंगे, मोशन करेंगे, या दूसरी बात यह बोल देंगे ये एक प्रकार का क्या पैदा करेंगे, पृष्ठ तनाव, किसका, नाभिक का। क्यों, क्योंकि ये है तो सरफेस पे ही, ये थोड़ा बहुत इधर उधर मोशन करेंगे तो एक लेयर में क्या बनाएंगे, पृष्ठ तनाव के जैसे कार्य करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतने ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होंगे, एटम होंगे, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा नाभिक के लिए। इसका मतलब जैसे जैसे पृष्ठ बढ़ेगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब ये बंधन ऊर्जा यदि कम हुई तो होगा क्या, बंधन ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व क्या होगा, कम ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे पृष्ठ बढ़ेगा बंधन ऊर्जा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अपन जानते हैं पृष्ठ के लिए कितना होता है, जो अपन वक्र पृष्ठ की बात करें तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर बराबर कितना होता है, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू लिख के सोल्व करेंगे तो ए के फॉर्मूले में कितना आ जाएगा, 2/3। और इसको मतलब जो सरफेस की जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, ए की पावर 2/3 के। तो ए की पावर 2/3 सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इस बार क्या आएगा, पहले ए भी आया और इस बार क्या आएगा, ए एस आएगा। बट प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस बढ़ेगा उतने ज़्यादा पार्टिकल ल्यूज होंगे, और जितने ज़्यादा ल्यूज होंगे तो वो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ना बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा, सरफेस टेंशन बन जाएगा। और वो सरफेस टेंशन क्या करेगा, नाभिक को अस्थायी करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जितनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, सरफेस का एरिया होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कूलाम ऊर्जा पे। तो कूलाम ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब एक प्रोटॉन तो होता नहीं, एक प्रोटॉन के अगल बगल में बहुत सारे प्रोटॉन है, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। और प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो दैट मीन्स ये कुछ ऐसा है कि मतलब एक ही जैसे आदमी इकट्ठा हो गए जिनकी आपस में एक दूसरे से नहीं बनती, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, मतलब एक दूसरे से को दूर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतना ज़्यादा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये धक्का देंगे तो नाभिक स्थायी होगा या अस्थायी, टूटने जैसा हो जाएगा नाभिक। और टूटने जैसा हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, बंधन ऊर्जा कम हुई या ज़्यादा, कम होगी ना। दैट मीन्स इसमें भी कूलाम ऊर्जा के लिए जो अपन बात करेंगे तो वो नेगेटिव में आ गया। अब वो होगी कितनी वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कूलाम ऊर्जा को वापस समझते हैं कि इसमें रहता है क्या है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अस्थायित्व आएगा। अब ये कूलाम ऊर्जा होती कितनी है, तो -3/5 कि अपन जानते हैं कि देखो इसको थोड़ा सा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देते हैं। अपन जानते हैं कि यहाँ पे कितना होता है, ZE, नाभिक का चार्ज क्या है, ZE है। तो अब ये एक प्रोटॉन बाकी सब पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि एक प्रोटॉन Z है तो दूसरा कितना हो गया, कंप्लीट में से एक को कम कर दो तो जो चार्ज बनेगा वो कितना होगा, ZE इंटू Z-1 इंटू E। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z इंटू Z-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, E स्क्वायर से, और अपॉन में कितना आ जाएगा, R। अपन जानते हैं K कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे R इक्वल्स टू R0 A की पावर
1/3, तो इन सबको लिख के अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, 1 की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसको एक प्रोपोर्शनल के रूप में लिखें तो यहाँ पे AC क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा 3/5 ये वाला K, और ये R क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसी बराबर लिख सकते हैं अपन -AC Z इंटू Z-1 अपॉन A की पावर कितना, 1/3। तो ये किसके लिए, ये कूलम प्रतिकर्षण ऊर्जा के लिए है। उसके बाद अपन बात करें एसिमेट्री की, अर्थात असममितता की। तो असममितता होती क्या है, पहले अपन इसको अच्छे से समझते हैं। असममितता का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये 3 मार्कर है, ठीक है, और 3 मार्कर है, और यदि मैं एक डस्टर ले तो मार्कर की संख्या ज़्यादा, डस्टर की संख्या 1। अब मैं कर दूँ 6 मार्कर और 2 डस्टर, तो मार्कर क्या है, ज़्यादा है, डस्टर क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, असममितता बढ़ती जा रही है। अभी एक जैसे है, दोनों बराबर संख्या में नहीं है, एक तो पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा है और दूसरा बहुत कम है। तो एक जैसा होगा तो वो क्या दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, और दूसरा अपना दिखाएगा, पर दूसरा क्या कम है तो प्रभाव समान रूप से नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब यदि न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होने लगे, ज़्यादा होने लगे, तो होगा क्या, नाभिक क्या होने लगता है, अस्थायी होने लगता है। समझ रहे हो, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होने लगे तो प्रोटॉन कम हो गए, अब प्रोटॉन कम हो गए तो नाभिक क्या होने लग गया, अस्थायी होने लग गया। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिक, मतलब समान रूप से परमाणु नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एनर्जी रहेगी किसके लिए, एसिमेट्रिक के लिए, वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, प्लस होगी या माइनस। आप सोचो, यदि हमारे न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक अस्थायी हो रहा है, तो माइनस होगी ना, ठीक है, माइनस होगी। अब आप बताओ, नाभिक की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो टोटल में से ए में से किसको घटा दो, प्रोटॉन को। तो ये किस हिसाब से होती है कि इनका रेशियो -A - Z का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, A। और जैसे ही अपन समानुपाती का स्थिरांक घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक नया स्थिरांक आ जाएगा AA, जो किसके बराबर होगा, वो एक अलग बात है। जबकि A की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -AA मल्टीप्लाई A - Z का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है क्या, असममितता की ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब होता है युग्मन, और युग्मन को यहाँ पे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि पहले अपन ने बात की कि मार्कर बहुत ज़्यादा हो गए, डस्टर बहुत कम हो गए, तो इसमें कोई ये नहीं था कि कितने कम ज़्यादा हुए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि संख्या भी डिपेंड करेगी, जो युग्मन है ना, इसमें संख्या ऐसे डिपेंड करेगी कि यदि दोनों क्या हो, दोनों ही क्या हो, सम हो, तो आपके जो बंधन ऊर्जा मिलेगी वो क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब बहुत अच्छे से क्या होंगे, वो बंधे जाएंगे, ठीक है। यदि दोनों मतलब दोनों ही क्या हो, सम हो, तो सम हो तो देखो यहाँ पे AP का मान क्या है, माइनस है, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो एनर्जी का मान बढ़ गया। दोनों विषम हो तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब यदि एक सम और एक विषम हो और दूसरा भी एक सम और एक विषम हो, तो यहाँ पे जो AP का मान होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी रहेगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस कंप्लीट बात को मैं ऐसे लिख दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो EP का मान है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, +33.5, मिनिमम कितना हो सकता है, -33.5, और 20 का कितना हो सकता है, 0। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है, रटने लायक कुछ भी नहीं है। ये पूरा टॉपिक समराइज करेंगे अपन लास्ट में, और आफ्टर दिस वीडियो आपके सेमी इंपीरियल फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। एक बार मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ ले, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप वापस हर जो टॉपिक लिखा है ना इसमें स्टेप, उसके क्या देखेंगे, रीज़न देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन वापस बात करते हैं इस पे कि EP का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, 33.5। क्यों, क्योंकि जब दोनों ही सम हो तब हमारे AP का मान कितना आता है, -33.5। तो माइनस यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बाकी तो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EP का मैक्सिमम मान आया +33.5, किसके लिए, जब दोनों क्या हो, सम हो, ठीक है, जब दोनों क्या हो, सम हो। तो इसका मतलब सम के लिए मैक्सिमम मान और विषम के लिए सबसे कम मान, मतलब जो स्थायित्व है वो बहुत कम हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन किसके लिए अस्थायी हो जाता है, विषम के लिए। जबकि एक सम और एक विषम हो तो यह मध्यवर्ती बन जाता है, अर्थात थोड़ा स्थायी और थोड़ा अस्थायी बन जाता है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब 3 कंडीशन होगी युग्मन ऊर्जा के लिए कि जब हमारे
न्यूक्लियन का मान क्या हो, सम हो तो जो नाभिक होगा वो बहुत स्थायी होगा, विषम हो तो बहुत ज़्यादा अस्थायी होगा। लेकिन एक सम और एक विषम हो तो वो क्या होगा, मध्यवर्ती क्या होगा, स्थायी होगा। तो देखिए अब पता चला ना कि भी युग्मन ऊर्जा भी क्या करती है, इफेक्ट करती है किस पर, बाइंडिंग एनर्जी पे। ठीक है, अब इन सब को एक जगह लिख दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला की भाई ES, EP, ES ये जो भी हमने बनाए हैं इन सब को मैं एक फॉर्मूले में लिख दूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इनको एक जगह लिखेंगे और फिर क्या देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, इसका ग्राफ। और ग्राफ देखने से पहले अपन वापस इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने स्टार्ट कहाँ से हुए थे अपन। ठीक है, तो देखिए ताकि सारे टॉपिक आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें आयतन ऊर्जा। तो आयतन ऊर्जा प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा या जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी आयतन ऊर्जा बढ़ेगी। पॉजिटिव भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा तो पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाने वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी, समीपता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, हमारी बंधन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहली बात। उसके बाद पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा में जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा है। थोड़ा सा उल्टा क्या है कि पृष्ठ ऊर्जा यह कहती है कि आप आयतन तो बढ़ा दो, ए की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, पर जो लास्ट में जो यहाँ पे पृष्ठ के जो एटम्स रहेंगे ना उनको कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये ऊर्जा को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब क्यों करेंगे, पृष्ठ तनाव से हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। तो इसके लिए क्या आता है, नेगेटिव, और इसके लिए क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद कूलाम प्रतिकर्षण के लिए होता है। अब जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायित्व तो कम होगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया, माइनस। ठीक है, अब एक प्रोटॉन है वो बाकी सारे प्रोटॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना। तो अब एक प्रोटॉन को क्या मान लो मैं, ZE, तो दूसरा क्या आ जाएगा, Z-1 इंटू E। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी। ये मैथमेटिकल टर्म है, इसमें ज़्यादा अपन को नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद असममिति। असममिति ये कहती है कि यदि मान लीजिए कि दो प्रकार के एटम हो, दोनों बराबर संख्या में ना हो के एक ज़्यादा हो एक कम हो, तो क्या हो जाती है कि नाभिक में अस्थिरता पैदा हो जाती है। अर्थात नाभिक क्या हो जाता है, अस्थायी होता है। कि मान लीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बहुत क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से यदि बहुत ज़्यादा होगी तो होगा क्या है, यहाँ पे नाभिक में अस्थायित्व तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। दैट्स वाई यदि मैं रेशियो की बात करूँ A-Z अपॉन इसकी, मतलब इसमें इसको विचलन बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन की, नीचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की है। तो एक विचलन देखें ना तो यहाँ पे क्या होगा, E प्रोपोर्शनल मतलब माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि जैसे जैसे असममितता बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा नाभिक क्या होगा, कम स्थायी होगा, मतलब अस्थायित्व की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद अपन बात करें युग्मन ऊर्जा। तो युग्मन ऊर्जा सिंपल सी बात कहती है कि यदि न्यूक्लियॉन्स की संख्या सम है, सम मतलब जितने न्यूक्लियॉन्स है वो सम संख्या में है तो जो स्थायित्व होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। दोनों ही सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब एक 12 है तो दूसरा भी 12, एक यदि 8 है तो दूसरा भी 8, एक यदि 36 है तो दूसरा भी 36। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या है, सम संख्या में है, तो क्या होगा, हमारा जो नाभिक है वो बहुत ज़्यादा स्थायी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो नाभिक क्या हो जाएगा, स्थायी। और दोनों यदि विषम हो, मतलब एक 7 तो दूसरा 13, एक यदि 21 तो दूसरा 33, एक यदि 51 तो दूसरा 71 है ना। तो दोनों यदि विषम संख्या में है तो जो हमारा न्यूक्लियस रहेगा वो लेस स्टेबल रहेगा, बहुत कम क्या होगा, स्थायी होगा। तो जब बहुत कम स्थायी होगा तो होगा क्या, बंधन ऊर्जा का मान बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। लेकिन कुछ ऐसा हो कि एक बार सम हो, मतलब प्रोटॉन तो क्या हो जाए, सम, और न्यूट्रॉन क्या हो जाए, विषम, या न्यूट्रॉन क्या हो जाए, विषम, और प्रोटॉन क्या हो जाए, सम। तो एट दिस कंडीशन में हो गया क्या, उस कंडीशन में हमारे पास जो EP की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। मतलब ये मेजॉरिटी रहेगा, इसका मतलब दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, कि ना ज़्यादा स्थायी होगा और ना ही ज़्यादा क्या होगा, अस्थायी होगा। तो ये सारे टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, जो कारक पढ़े हैं ना, इन सब को एक साथ जोड़कर अपन बना लेते हैं क्या, सेमी इंपीरियल मास फार्मूला। तो ठीक है, अब अपन लिखते हैं सेमी इंपीरियल मास फार्मूला और फिर अपन बनाते हैं एक ग्राफ, और ग्राफ से देखेंगे कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। कि भाई जो समानुपाती है उसके लिए सीधा आ जाएगा, किसी के लिए
अपॉन में आ रहा है तो कर्व अलग बनेगा, किसी के लिए मल्टीप्लाई में आ रहा है तो कर्व क्या बनेगा, अलग। तो अपन अभी इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए आइए अपन पहले बना लेते हैं कौन सा, सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूला। आइए